नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। विनय बेटा, तुम्हारे पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ तो रहम कर। मैं और तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों भाइयों की पढ़ाई में हमारे जीवन भर की सारी पूंजी खर्च कर दी है बेटा। अब उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए तो मैं कहाँ मांगने जाऊँ। तुम्हारे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मिले थे वह भी तुम दोनों भाइयों ने बांट लिए, तो अब मैं कहाँ हाथ फैलाऊँ। कुछ तो दया करो। सुमित्रा जी अपने छोटे बेटे विनय के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि उतने में ही छोटी बहू पल्लवी बन ठनकर तैयार होकर साइड में पर्स लटकाए अपने पति विनय से बोली, चलिए जी, मुझे शॉपिंग करने में देरी हो जाएगी और आपको ऑफिस भी तो जाना है ना। यह कहते हुए दोनों बेटे बहू कार में बैठकर सुमित्रा जी के सामने से ही जाने के लिए तैयार हो गए। तभी सुमित्रा जी ने बहू से अपने हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए कहा, बहू, कम से कम मुझे अस्पताल तक ही कार में बैठा कर ले चलो। इधर उधर दौड़ भाग करके मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में जैसे जान ही नहीं रह गई है। तभी पल्लवी ने कड़वा सा मुंह बनाते हुए फीकी मुस्कान के साथ अपनी सास के हाथों को झटकते हुए कहा, चल हट बुढ़िया, तेरी औकात नहीं है BMW कार में बैठने की। और कार का दरवाज़ा खोला और कार में बैठकर विनय से कहा, चलो विनय, हमें देर हो रही है। इस बुढ़िया का क्या है, इसका तो रोज़ का ही ड्रामा है। अभी थोड़ी देर में ही हमारा बेटा अंश भी स्कूल से आ जाएगा, फिर वह मुझे कहीं निकलने ही नहीं देता है। विनय ने भी हाँ में सिर हिलाया और दोनों पति पत्नी BMW कार में बैठकर सुमित्रा जी के सामने ही चले गए। सुमित्रा जी ठगी सी उन्हें तब तक देखती रही जब तक कि उसकी कार उनकी नज़रों से ओझल ना हो गई। अब सुमित्रा जी थक कर धीरे धीरे आंसू बहाती हुई अस्पताल के लिए निकली कि कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक रिक्शे वाला मिल गया। रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा रोक दिया और कहा, अम्मा जी, कहाँ जाना है, आइए रिक्शा में बैठ जाइए। तभी सुमित्रा जी ने बिना रिक्शा वाले को देखे ना में सिर हिला दिया और थोड़ी तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी रिक्शे वाले ने कहा, अरे सुमित्रा चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं पंकज, आपका पड़ोसी, जो बचपन में गांव में आपके हाथ से ही खाना खाने की जिद करता था और आप मुझे कितने प्यार से खिलाया करती थी। भूल गई क्या आप मुझे? सुमित्रा जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उन्हें याद आया, अरे हाँ पंकज बेटा, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। तू कैसा है? जब से हम लोग गांव से शहर आए हैं, गांव के किसी भी व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई और बुढ़ापे के कारण तो आजकल यादाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है। पंकज ने सुमित्रा जी को अपने हाथों का सहारा दिया और रिक्शा में बैठाने लगा। सुमित्रा जी मना करने लगी क्योंकि उनके पास तो रिक्शा का भाड़ा देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब पंकज ने जीत करके अपने रिक्शे में बैठा लिया तो वह बैठ गई। पंकज बोला, चाची, आपको जाना कहाँ है? तभी सुमित्रा जी ने आंखों में आंसू लिए सुबकते हुए कहा, बेटा, सरकारी अस्पताल की ओर ले चल, तेरे चाचा वहाँ भर्ती हैं, उनकी हालत गंभीर है। इतना कहते ही वह वहीं बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लगी। पंकज रिक्शा को तेज़ तेज़ चलाता रहा और जितना जल्दी हो सके और सुमित्रा जी को अस्पताल लेकर जाना चाहता था और सुमित्रा जी के पति की ऐसी हालत के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता था। इसलिए वह सुमित्रा जी को सांत्वना देता रहा और रिक्शा चलाता रहा। जैसे ही वह दोनों अस्पताल में पहुँचे, सबसे पहले पंकज ने सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर रिक्शे से उतारा और उन्हें अपने हाथों का सहारा देकर उनके पति के पास ले गया। सुमित्रा जी का लटका सा और मुरझाया सा चेहरा देखकर सुमित्रा जी के पति रामचंद्र जी समझ गए
कि सुमित्रा जी को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। फिर भी उन्होंने सुमित्रा जी को हिम्मत बढ़ाई कि वह जल्दी ठीक होकर घर चलेंगे। लेकिन उनके साथ जो लड़का खड़ा था उसे वह पहचान नहीं पाए। तभी पंकज ने उनके चरण स्पर्श किया और अपने बारे में अपने बचपन की बातें याद दिलाकर याद कराया कि वह पंकज है। तब रामचंद्र जी ने बड़ी मुश्किल से उसे पहचाना। पंकज ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह उनकी हर संभव सहायता करेगा। पंकज की बातें सुनकर रामचंद्र जी खुश हो गए और फिर शांत मुद्रा में एकटक अस्पताल की छत को निहारने लगे। तभी पंकज ने सुमित्रा जी को एक तरफ ले जाकर पूछा कि चाची, ऐसी क्या बात है जो आप दोनों इतने परेशान हो रहे हो, जबकि आप तो छोटे भैया विनय के पास रहते हो ना। जहाँ तक मैंने सुना है उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो। पंकज की ऐसी हमदर्दी भरी बातें सुनकर सुमित्रा जी फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने वह सारी बातें पंकज को बता दी जो उनके साथ बीती थी, जैसा व्यवहार उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया था। पंकज सुमित्रा जी को चुप कराते हुए बोला, तो चाची, आप बड़े भैया के पास क्यों नहीं चली जाती मदद मांगने। तब सुमित्रा जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं सुख के दिनों में छोटी बहू बेटे के पास रही और दुख के दिन आते ही बड़े बेटे बहू को परेशान कैसे कर सकती हूँ, इसलिए उन्हें तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगा। पंकज और जानकी जी की सारी बातें रामचंद्र जी ने भी सुन ली। बहू बेटे का ऐसा दुर्व्यवहार अपनी पत्नी के साथ होता हुआ वह सहन नहीं कर पाए और इस समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी उनकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए। और इस समय रामचंद्र जी सुमित्रा जी को इस भरी दुनिया में अकेली छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। सुमित्रा जी का तो अब रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी। सुमित्रा जी ने बेशर्मों की तरह फिर से अपने छोटे बेटे विनय को फ़ोन किया और अपने पति के पार्थिव शरीर को उसी के घर ले गए। बड़े बेटे बहू को भी संदेश दिया गया, वह भी रोते बिलखते आए और अपने पिता की 13वीं तक रुककर वे दोनों चले गए। पंकज भी अपने घर को चला गया। अब तो सुमित्रा जी का एक एक दिन एक एक बरस की तरह बीत रहा था। जिस कमरे में वे दोनों पति पत्नी रहते थे वह कमरा घर के पीछे था। अब वह कमरा उन्हें काटने को दौड़ता था। वहाँ अब 24 घंटे सन्नाटा पसरा रहता था। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने बेटे विनय से कहा, विनय बेटा, मुझे अब घर के पिछले कमरे में नींद नहीं आती है। आगे वाला कमरा भी तो खाली है। मेरा सामान इस कमरे में रखवा दो ताकि मैं आराम से रह सकूं। पिछले 2 महीने से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। रात भर बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हल्की सी आहट होती है तो लगता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। तभी विनय गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर बोला, माँ, आप क्या कोई छोटी बच्ची हो? और इस कमरे में तो आप आज तक रह रही थी ना, फिर इस कमरे में अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको पता है ना, कोई मेहमान आता है या फिर आपके पोते अंश को खेलने का मन करता है तो वह इस कमरे में ही खेलते हैं, फिर वह कमरा हम आपको कैसे दे सकते हैं? सुमित्रा जी बोली, बेटा, पहले की बात अलग थी। पहले तुम्हारे बाबूजी थे, पर अचानक से वह हमें छोड़कर चले गए। अब मैं वहाँ सो नहीं पाती हूँ, और अगर मैं आगे वाले कमरे में रहती हूँ तो क्या परेशानी है? अंश का जब जी चाहे कमरे में खेल सकता है, और हाँ, अगर कोई मेहमान आएगा तो मैं वापस उसी कमरे में चली जाऊँगी। मेहमान तो 2-4 दिन के लिए ही आते हैं। तभी सुमित्रा जी की छोटी बहू पल्लवी आई और बोली, अच्छा बुढ़िया, इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं यह अब आप तय करेंगी। भूलिए मत, यह घर मेरा है। आपने और बाबूजी ने तो इसका बड़ा घर खरीदने में जेठ जी की मदद की थी,
फिर क्यों नहीं गई आप उनके साथ रहने के लिए? बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद हम आपके यहाँ ले आए थे। आपकी सेवा करेंगे तो आप हमारे लिए ज़्यादा सोचेंगे, पर नहीं, आपने हमसे ज़्यादा जेठ जी की मदद की, और वह भी देखो कैसे क्रियाक्रम में आए, मिले जुले, और यह नहीं कि अपनी माँ को यहाँ से ले जाए, छोड़ गए हमारे सर पर बोझ। तभी सुमित्रा जी बोली, बहू यह तुम कैसी बातें कर रही हो? राहुल और चांदनी बहू तो मुझे बार बार अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, पर मैं ही उनके साथ नहीं गई कि अगर मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे कि छोटे बेटे बहू के पास इतने दिन तक रही और पति के गुजरते ही सुख सुविधा के लिए अपने बड़े बेटे के पास पहुँच गई। लोग तुम्हारे बारे में ही बातें बनाते, मैं तो तुम लोगों की सोच कर यहाँ रुक गई और तुम लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हो। और बहू, तुम्हारे ससुर जी ने रिटायरमेंट के पैसों का दोनों बेटों में बराबर बराबर ही बांटा था। अगर यकीन ना हो तो विनय से पूछ लो। चांदनी बहू तो पैसों को बड़ी हिफाजत से खर्च करती है, इसलिए तो उनके पास पैसे हैं। और तुम लोगों ने शहर में घर बना लिया, उन्होंने शहर से हटकर मकान बनवाया। पल्लवी बोली, जब सोचना चाहिए था हमारे लिए तब तो आपने सोचा नहीं, और अब क्या ताने दे रही हो? बेहतर होगा गांव की ज़मीन और घर बेचकर आप हमारा हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि अब मुझे आपसे कोई भी उम्मीद नहीं है। और सुनिए, अगर अपने बेटे बहू से बात हो तो उन्हें कहिएगा कि आपको यहाँ से ले जाए और रखे अपने साथ, फिर तो आपको डर नहीं लगेगा ना। चलो जी, आप नाश्ता कर लो और जल्दी से दफ्तर जाना है। इनका तो रोज़ का ही यही ड्रामा है। बेचारी सुमित्रा जी अभी 2 महीने पहले ही उनके पति रामचंद्र जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। बड़ा बेटा राहुल प्राइवेट नौकरी करता था और बहू घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पति की मदद करती थी। उन लोगों ने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे और पिता से रिटायरमेंट के बाद मिली मदद से घर बनवाया। राहुल और उसकी पत्नी चांदनी ने शुरू से ही पैसों को सहेजा और विनय शुरू से ही मौज मस्ती से जीता था। जब उसे पैसे कम पड़े तो उसका दोषी भी वह अपने माता पिता को ठहराने लगा था। समय बीतता गया। सुमित्रा जी सोचती थी कि कैसे अपने बड़े बेटे बहू को अपने मन की बात कहूँ, लेकिन वे लोग भी क्या सोचेंगे। तभी राहुल का फ़ोन आया। माँ, कैसी हो आप? वहाँ जाकर तो आप हमें बिल्कुल भूल गई। अब तो बहुत दिन हो गए, कुछ दिन तो आप हमारे पास आकर रह लो। जानता हूँ बाबूजी के साथ आखिरी वक्त पर आप वहीं थी, तो वहाँ बहुत सारी यादें होंगी आपकी, पर माँ हमें भी तो मौका दो कि हम आपके साथ कुछ वक्त बिता सके। सुमित्रा जी का दिल भर आया। वह मन ही मन सोचने लगी कि बेटे ने मेरे मन की बात कह दी। वह बोली, बेटा राहुल, मैं तुम दोनों भाइयों को बराबर प्यार करती हूँ, पर अब समय नहीं कट रहा है। रात में ना जाने क्यों लगता है जैसे कोई आवाज़ लगा रहा हो। सुमित्रा जी की आवाज़ में बहुत दर्द था। फ़ोन स्पीकर पर था तो चांदनी ने यह बात सुन ली। चांदनी फ़ोन लेकर बोली, मम्मी जी, लगता है आप बहुत थक गई हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बात है मम्मी जी, आपको रात में नींद नहीं आती है क्या? चांदनी की आवाज़ सुनते ही सुमित्रा जी फूट फूट कर रोने लगी, मानो किसी ने बड़े प्यार से पूछा हो। राहुल बोला, माँ आप घबराइए मत, मैं विनय से बात करता हूँ और जल्दी ही आपको लेने के लिए आता हूँ। फिर चांदनी ने सुमित्रा जी की हिम्मत बढ़ाई, तब जाकर सुमित्रा जी कुछ शांत हुई। अगले दिन रविवार था। राहुल ने विनय को फ़ोन किया। विनय, क्या बात है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल उनसे बात हुई तो उनकी आवाज़ में बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। विनय बोला, भैया, इतना करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ दिनों के लिए माँ को क्यों लेकर नहीं चले जाते? विनय की बातों में विरोधाभास था, लेकिन राहुल बहुत समझदार था, इसलिए उस समय कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। बस इतना ही बोला, मैं दोपहर तक माँ को लेने आता हूँ, और फ़ोन को रख दिया।
उधर राहुल ने फ़ोन रखा और इधर विनय ने सुमित्रा जी पर शब्दों से प्रहार करना शुरू कर दिया। क्यों माँ, यहाँ ऐसी क्या कमी हो गई है जो भैया से मेरी शिकायत करने लगी? लगता है अब आपकी बहुत पैर निकल आए हैं। आ रहा है आपका लाडला बेटा, चली जाना उसके साथ और जितना जी चाहे शिकायत कर लेना मेरी। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, दोबारा मेरे घर की तरफ आँख उठा कर भी मत देखना। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब बाबूजी तो रहे नहीं जो मेरी क्लास लेंगे। और हाँ, अपना सारा सामान लेकर चली जाना ताकि दोबारा तुम्हें यहाँ आने का बहाना ना मिले। इतना कहकर वह गुस्से से वहाँ से चला गया। पल्लवी अपने कमरे में बैठी विनय की बातें सुन रही थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो अच्छा ही है, यह बुढ़िया यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी तो मुझे अपनी मर्जी में से घूमने फिरने शॉपिंग करने को मिलेगा। लेकिन अपने बेटे की ऐसी जली कटी बातें सुनकर सुमित्रा जी की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी 4-5 घंटे के इंतज़ार के बाद बड़ा बेटा राहुल विनय के घर पहुंचा। सुमित्रा जी ने अपने बड़े बेटे को देखा तो उनकी जान में जान आई और उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। तभी विनय भी वापस घर आ गया और माँ को रोता देख बोला, माँ अब तो जा रही हो ना अपने लाडले बेटे के घर, फिर यह रोना धोना क्यों? आप तो वैसे जता रही हो जैसे हम आपकी देखभाल ही नहीं करते थे। तभी राहुल ने प्यार से पूछा, आखिर तुम इतना नाराज़ क्यों हो विनय? और यह माँ से बात करने का क्या तरीका है? तुम भूल रहे हो कि वह हमारी माँ है। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम हमेशा की तरह दुखी हो। तभी पल्लवी चाय लेकर आई और बोली, भैया अब जिसको कमी होगी वही तो तकलीफ़ में होगा ना। माँ जी कहती है कि बाबूजी ने रिटायरमेंट का सारा पैसा बराबर बराबर बांटा है। अगर ऐसा होता तो आपने तो सब कुछ बना लिया, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। राहुल बोला, पल्लवी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम किस परिस्थिति में पहले रहते थे क्या तुम्हें मालूम नहीं? विनय बोला, छोड़िए उन बातों को। यह गांव की ज़मीन और घर का क्या करना है, बेचकर उसको भी आधा आधा कर लेते हैं। राहुल बोला, अभी मैं माँ को लेने आया हूँ, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। वैसे भी इसका फैसला माँ करेगी, मैं नहीं। अगर गांव का अभी सब कुछ बेच देंगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? तभी सुमित्रा जी वहाँ आई और बोली, बेटा मैंने अपना सारा सामान बांध लिया है। तभी पल्लवी बोली, वाह मम्मी जी, आपको तो जाने की बड़ी जल्दी है, जैसे हम आपको यहाँ खाने पीने को भी नहीं देते हैं। सुमित्रा जी बोली, वह बात नहीं है बहू, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, फिर राहुल को गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होगी। राहुल बोला, देख रहे हो विनय, आज भी माँ हमारे लिए ही सोचती है। चलो माँ चलते हैं। वहाँ से आने के बाद सुमित्रा जी को कम से कम बेटे बहू के कटु शब्दों का सामना तो नहीं करना पड़ता था, पर विनय बार बार फ़ोन करके गांव की संपत्ति बेचने की बात करता था। एक दिन सुमित्रा जी ने उसे गुस्से में कह दिया, जो बांटना था तुम्हारे बाबूजी बांट चुके हैं, अब जो कुछ भी गांव की संपत्ति है वह हमें अपने पोते पोतियों को बांट दूंगी, वरना वे भी क्या कहेंगे कि दादी हमें कुछ भी नहीं देकर गई। तभी से विनय और पल्लवी सुमित्रा जी से इतने नाराज़ हुए कि उनसे मिलना तो दूर, फ़ोन पर बात करना भी छोड़ दिया। जब एक बार राहुल ने बहुत विनती करके उन्हें बुलाया तो घर पर जाकर उन लोगों ने बहुत हंगामा किया। सुमित्रा जी के सब्र का बांध उसी दिन टूट गया और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि गांव की संपत्ति अब मैं अपने बुढ़ापे के लिए रखना चाहती हूँ। जो बेटा मेरी सेवा करेगा मैं उसी को दूंगी। सुमित्रा जी के मुंह से इतना सुनना था कि पल्लवी के शब्दों में तो मिश्री घुल गई। वह बोली, अच्छा तो चलिए हमारे साथ। तभी सुमित्रा जी को वह सारी बातें याद आ गई।
कि किस प्रकार का व्यवहार पल्लवी और विनय ने उसके साथ किया करते थे। सुमित्रा जी को वह बात भी याद थी जब पल्लवी ने अपनी एक सहेली से सुमित्रा जी के सामने ही यह कहा था कि यह तो हमारे गांव की गरीब महिला है जो काम के बदले हमारे घर पर रहती है और 2 वक्त का खाना खाती है। उन्होंने पल्लवी से कहा, बहू तुम दोनों ने तो मुझे अपने घर कभी नहीं आने का हिदायत दी है ना, फिर बाजी कैसे पलट गई। तभी पल्लवी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी हम तो आपके बच्चे हैं, गलती तो बच्चों से हो ही जाती है ना, लेकिन माँ बाप का काम है गलतियों को क्षमा कर देना। लेकिन जब सुमित्रा जी अपने छोटे बेटे बहू की बातों में नहीं आई तो उन दोनों ने वहाँ खूब हंगामा किया और सुमित्रा जी को मनहूस कहते हुए कहा कि यह बुढ़िया जहाँ भी रहेगी उसका कभी भला नहीं हो सकता। अच्छा ही है इनसे हमारा पीछा छूटा, वरना पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने को मिलते। और भी बहुत कुछ भला बुरा कहकर हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चले गए। अब तो पल्लवी को समझ में आ गया था कि माँ जी वापस नहीं आने वाली है, इसलिए वह रोज़ ही किटी पार्टी में जाती, नए नए फैशन करती। वहीं विनय भी बिना किसी डर के पैसे खर्च करके अपने महंगे महंगे शौक़ पूरे करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वह दोनों कंगाल हो गए, कर्ज से इतनी लद गए कि उनके घर से बाहर जाना दुभर हो गया और कर्जदार घर तक आकर हंगामा करने लगे और जान से मार देने की धमकी देने लगे। तो उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया, लेकिन सभी का कर्ज चुका नहीं पाए। अब तो विनय और पल्लवी सड़क पर आ गए। कई दिनों तक भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन अपने बड़े भाई और माँ के पास जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अंत में वही पंकज रिक्शा वाला उन्हें मिल गया और उन दोनों को अपने घर ले गया। अब वह दोनों पंकज के साथ रिक्शा में बैठकर दिहाड़ी मजदूरी करने जाते और अपना बेटे का पेट भरते। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा जी के बड़े बेटे राहुल और चांदनी ने सुमित्रा जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा जी चुपचाप बैठी थी, तभी चांदनी आई और बोली, माँ जी आप ऐसे क्यों बैठी हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। सुमित्रा जी बोली, नहीं बहू सब ठीक है, यूं ही नींद नहीं आ रही थी। चांदनी सुमित्रा जी की बातें सुनकर परेशान हो गई। माँ जी को क्या हो गया। वह अपने पति से बोली, सुनिए जी। राहुल बोला, क्या हुआ। चांदनी थोड़ी देर तो और सोने दो यार, आज तो रविवार है, आज तो इतनी जल्दी मत जगाओ। चांदनी बोली, आप यहाँ बेफिक्री से सो रहे हैं, वहाँ मम्मी जी। माँ का नाम सुनते ही राहुल उठकर बैठ गया और बोला, माँ को क्या हुआ बताओ तो सही। चांदनी बोली, राहुल मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, वह ना तो ठीक से खाती है और ना ही ठीक से सो पाती है। अभी भी वह बालकनी में गुमसुम सी बैठी है। मुझे उनकी चिंता हो रही है। पापा जी को अचानक चले जाने के बाद न जाने वह उनके साथ क्या हुआ, जो भी हमेशा गुमसुम से बैठी रहती है। राहुल बोला, चांदनी पापा का अचानक चले जाना हम सब के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। पापा एक छाया की तरह थे जो अब तक हमें अपने अनुभवों के कारण जीवन की धूप और गर्मी से बचाते थे। अब वह छाया नहीं रही। यह कहकर राहुल भी उदास हो गया। चांदनी बोली, राहुल जो चला गया उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर जो है उसे भी तो खो नहीं सकते ना। मम्मी जी का यूँ अकेले रहना, नींद ना आना और अच्छे से खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप सोचिए, अभी तो चल फिर सकती हैं, कल को अगर बिस्तर पर पड़ गई तो उन्हें तो कष्ट होगा ही, हमें भी दिक्कत हो जाएगी, तो हमें अभी से उनका ख्याल रखना होगा। राहुल बोला, तुम ठीक कहती हो चांदनी, मैं आज बल्कि अभी ही उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। ऐसा करो, जल्दी जल्दी डॉक्टर का नंबर लगा दो। चांदनी मुस्कुराकर बोली, राहुल उनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हमारे पास है। राहुल बोला, क्या मतलब, हमारे पास उनका इलाज कैसे है। चांदनी बोली, जब बचपन में आप डर जाते थे और अकेलेपन से घबराते थे तो आप क्या करते थे।
राहुल हंसकर बोला, अरे मत पूछो, गलती से अगर हवा चलती थी और खिड़की आवाज़ करती थी तो मैं डरकर माँ के पास भाग जाता था। माँ जैसे ही मेरे सिर पर हाथ रखती थी सारा डर भाग जाता था। पर यह सब अच्छा अब समझ आया। चांदनी बोली, हाँ, अब से माँ के साथ आप उनके कमरे में रहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए। दिन में तो मैं उनके आसपास रहती हूँ और तासी भी उनसे काफ़ी बातें करती रहती है, तो आप ऑफिस से आने के बाद थोड़ा वक्त भी उनके साथ बिताइए। मैं तो कहती हूँ छुट्टी के दिन आप उनके साथ सोया कीजिए। अपने बचपन की बातें, अपनी नादानियाँ, उनके साथ बीती घटनाओं का उनका स्मरण करवाइए। देखिएगा उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। राहुल ने चांदनी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, चांदनी कितनी अच्छी हो तुम, सब बातों को कितनी अच्छी तरह से समझती हो। आज रविवार है, आज रात मैं माँ के पास ही सोऊंगा। चांदनी बोली, यही अच्छा होगा। फिर पूरा दिन राहुल और चांदनी ने किसी बहाने सुमित्रा जी को व्यस्त रखा और रात में खाना खाकर जब सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए तब राहुल पानी की बोतल लेकर सुमित्रा जी के कमरे में आ गया। कौन है? राहुल ने छोटी सी बत्ती जलाते हुए कहा। माँ, मैं हूँ राहुल। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, काफ़ी रात हो गई है, तुम सोए नहीं, कुछ काम था क्या? इतना कहते हुए सुमित्रा जी जैसे ही उठने लगी, राहुल धीरे से माँ को वापस लिटाते हुए कहा, अरे माँ, आज मैं आपके पास सोऊंगा। सुमित्रा जी बोली, तू यहाँ सोएगा? मगर क्यों बेटा? और बहू और तासी बेटा, तुम्हें उनके पास सोना चाहिए। राहुल सुमित्रा जी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, नहीं माँ, कहा ना मैं आपके पास ही सोऊंगा। सुमित्रा जी हंसकर बोली, तुम बहुत जिद्दी हो, लगता है तुम चांदनी बहू के साथ झगड़ा करके आए हो। देखो राहुल, बहू बहुत अच्छी है, उसके साथ झगड़ा मत किया करो। जो अपने कमरे में जाओ और जाकर उसे मना लो, वह मान जाएगी। जानता हूँ माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके साथ झगड़ा करके आया हूँ। माँ, याद है आपको, बचपन में जब मैं डर जाता था या कभी भूत वाली पिक्चर देखकर आता था तो आपके पास आकर सो जाता था। सुमित्रा जी हंसकर बोली, हाँ याद है, पर मेरे बहादुर बेटे, तुम यह क्यों बोल रहे हो कि तुम उस वक्त बच्चे थे, कमज़ोर थे, तुम्हें डर लगता था और घबराते थे, इसीलिए तो मुझसे लिपट कर सो जाते थे। पर अब तुम बड़े हो गए हो बेटा। राहुल माँ के हाथों को अपने गालों के नीचे रखकर बोला, माँ, जैसे हम बच्चे बचपन में कमज़ोर, घबरा कर, डर कर अपने से बड़ों माँ बाप के साथ बेखबर होकर सो जाते थे, वैसे ही बड़े बुजुर्ग भी तो अकेले में कभी कभी घबराहट महसूस कर ही सकते हैं। तो क्या वह अपने बच्चों का सहारा नहीं ले सकते हैं? माँ, मुझे पता है आप पापा के अचानक चले जाने से अकेलापन महसूस करने लगी है, इसलिए आपको वहाँ भी नींद नहीं आती थी और अभी विनय के व्यवहार के कारण आपका मन दुखी है। पर माँ, यह सब तो जीवन में चलता ही रहता है। आप ही तो कहती थी कि जीवन की कठिनाइयों का डट कर सामना करने से वह भूत की तरह भाग जाता है। राहुल की बातों पर सुमित्रा जी हंसने लगी। राहुल बोला, माँ, आप अकेली नहीं हैं। जैसे पहले आपका आंचल मेरे लिए सहारा था, वैसे ही आपका मजबूत कंधा आपके पास है। आपका यह बेटा हमेशा आपके पास रहेगा। यह कहकर राहुल एक बार फिर से अपनी माँ से बचपन की तरह लिपट गया। दरवाजे के बाहर खड़ी चांदनी ने यह सब सुना तो उसकी भी आंखें भर आई। माँ बेटे के प्रेम के बीच वह दखल नहीं देना चाहती थी, तो चुपचाप जाकर अपनी बेटी के पास सो गई।
उधर माँ बेटे दोनों की आंखें भीगी हुई थी। बेटा माँ के हाथों को सहलाता और माँ बेटे के गालों को, और कुछ देर बातें करते करते बेखबर सुमित्रा जी सचमुच बड़ी अच्छी नींद में सो गई। वक्त बीतने लगा और वक्त के साथ साथ सुमित्रा जी अब राहुल के घर में पूरे अधिकार के साथ रहने लगी। तभी एक दिन राहुल ने माँ से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है। मेरी इच्छा है क्यों न एक कार ले ली जाए। तभी सुमित्रा जी की आंखों के सामने वह दृश्य घूमने लगा जब पल्लवी ने सुमित्रा जी को BMW कार में बैठने की औकात नहीं है कहा था। वह बात याद आते ही सुमित्रा जी के आंखों में आंसू आ गए। तब राहुल और चांदनी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने इस घटना के बारे में दोनों को बता दिया कि किस तरह से पल्लवी ने उन्हें बेइज्जत किया था। अब तो राहुल ने ठान लिया था कि वह माँ को कार में बैठा कर ही रहेगा। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद ही राहुल ने नई BMW कार घर ले आया और उसकी पूजा के लिए अपनी माँ, पत्नी और बेटी को साथ लेकर शहर के सबसे बड़े मंदिर में गया। सुमित्रा जी जैसे ही कार से उतरी, उनकी नज़र मंदिर के बाजू में चल रहे काम करने वाले मजदूरों पर पड़ी। उन्होंने देखा जो औरत का काम कर रही थी वह पल्लवी की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें अपनी आँखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी उन्होंने चांदनी से कहा, चांदनी बहू, क्या वह काम करने वाली औरत पल्लवी है? चांदनी ने उसे देखा तो वह भी दंग रह गई। तभी थोड़ी ही देर में विनय भी फटे पुराने कपड़े पहने सीमेंट और ईंटों के डस्ट से इतना गंदा दिख रहा था कि पहचान में ही नहीं आ रहा था। तभी पंकज ने दूर से ही आवाज़ लगाई, सुमित्रा चाची कैसी हो? सुमित्रा जी का नाम सुनते ही विनय और पल्लवी की नज़र जब सुमित्रा जी और उनके बड़े बेटे बहू पर पड़े तो वह स्वयं की हालत के कारण इधर उधर मुंह छुपाने लगे। तभी सुमित्रा जी ने मंदिर में जाकर पंडित जी से पूजा करवाई और मंदिर के लोगों और वहाँ बाजू में काम कर रहे सभी मजदूरों को भी मिठाई और प्रसाद बंटवाया। अब विनय और पल्लवी मजदूरों की लाइन में खड़े होकर प्रसाद और मिठाई ले रहे थे। तब उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। सुमित्रा जी का मन उन्हें देखकर पहले तो ममता से भर गया, लेकिन उनकी करतूतें याद आते ही वह निष्ठुर की तरह सभी को प्रसाद बंटवाए और BMW कार में जाकर बैठने लगी। तभी उनके छोटे बेटे बहू उनके कदमों में जाकर गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। तभी पंकज भी वहाँ आ गया और सुमित्रा जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, चाची आप तो माँ हैं और माँ का हृदय विशाल होता है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ इन दोनों पापियों को माफ़ कर दीजिए और गांव की ज़मीन जायदाद में जो उनके हिस्से का है उन्हें दे दीजिए, वरना आप में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तभी सुमित्रा जी ने उन्हें राहुल के घर आने के लिए कहा और वह राहुल और उसके परिवार के साथ कार में बैठकर चली गई। वहीं विनय और पल्लवी पंकज के रिक्शे में बैठकर राहुल के घर पहुँचे। तभी सुमित्रा जी ने पल्लवी को याद दिलाया, बहू याद है वो दिन जिस दिन मैं अपने पति के इलाज के लिए पैसों की भीख मांग रही थी और अस्पताल तक पहुंचने के लिए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे अपनी BMW कार में नहीं बैठाया था और पैसों के लिए मेरी बेइज्जती की थी। लेकिन मैं माँ हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जाओ तुम दोनों गांव के घर में रहो और अपने हिस्से के खेतों में खेती करो। राहुल ने अपने हिस्से की ज़मीन में एक अच्छा सा अस्पताल खुलवाया ताकि जिस प्रकार उन्होंने अपने पिता को इलाज के बिना खो दिया,
वैसे दूसरे लोग अपने परिवारजन को ना खो सके। विनय और पल्लवी पश्चाताप की अग्नि में जलते रहें। वहीं राहुल माँ की छत्र छाया में खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। तो दोस्तों, माता पिता के दिल के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता, और वह मिल गया तो समझो आपको सारे जहां की दौलत मिल गई। लेकिन अगर माँ बाप का दिल रोता है तो उसकी संतान कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए माँ बाप की इज्जत किया करो, उनका सम्मान हर हाल में होना ही चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। धन्यवाद।